बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा देखो यार, ये सब्जेक्ट जो तुम लोग पढ़ने जा रहे हो और जो सब्जेक्ट पहले था उसमें बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। एक तो कोर्स में जो चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, मार्क्स, ठीक है जी। इन दोनों में बड़ा फर्क आ गया, ठीक है जी। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कॉस्टिंग का जो पुराना पेपर है और जो नया पेपर है उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स में कितना कितना कमी है, तो मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 40% कोर्स हमारा रिड्यूस हो चुका है। ये ओरिजिनल सब्जेक्ट के 60% रह गया, ठीक है जी। और दूसरा बड़ा इंपैक्ट ये इसके अंदर कि सर पहले आसान चीजों के मार्क्स कम थे और मुश्किल चीजों के मार्क्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा थे, ठीक है जी। अब उस पर इंपैक्ट यह आ गया है कि सर उन्होंने जो आसान चीजें हैं उसको तकरीबन आधे मार्क्स दे दिए, 50 नंबर उन्होंने रखे हैं ऐसी चीजों के जो कंपैरेटिवली आसान है और 50 नंबर ऐसी चीजों के जो मुश्किल है। और सर उसका रीजन ये है कि इस पेपर की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन का मतलब है ये पीआरसी के फौरन बाद आ रहा है, ठीक है जी। यानी आपने कैफ 1 2 और फिर इफेक्टिवली कैफ 3 आ गया। कॉस्टिंग का पेपर पुराने सेटअप्स में आखिर में होता था, ठीक है जी। यानी जब आप एफएआर 1 भी पढ़ चुके हो, एफएआर 2 भी पढ़ चुके हो, ठीक है जी, आप क्यूटी भी पढ़ चुके हो, तो आपका एक अच्छा जो है वो जबरदस्त नंबर्स के साथ जो है वो आप अलाइन भी हो चुके होते हैं, आपका जो है वो एक मतलब मेंटल लेवल भी ऊपर जा चुका होता है, मेच्योरिटी भी आ चुकी होती है, तब आप ये पेपर पढ़ते थे। अब इस पेपर का जो सिलेबस है मेरे हिसाब से उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है। तो लड़के कहां बैठेंगी, एक को तो मैं अपनी सीट दे दूंगा, इस पे कहां बैठेंगे, ये नीचे रख दूंगा। एक बच्ची से एक्सक्यूज कर लो यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, या बराबर में रूम में वो लगा दो ना। अभी बोले एक रजिस्टर पे काम कर लो ना यार। अच्छा चलो खैर आगे बढ़ो यार। बेटा दो इनको यार पेजेस दे दो, क्लास के एंड में बैठ निकाल लेना। याद देखो इस तरह नहीं करो, ठीक है जी मेरे भाई। अच्छा चलो यार, कहां है जगह, अंदर घुसाए जा रहे हो तुम लोग यार। एक दिन का बेटा मसला है, अगले दिन इंशाल्लाह मैं 2 सेक्शन बना देता हूं कि आप सुकून से आगे बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ यार, एक मरतबा क्लास अब किसी को अंदर नहीं आने देना, ठीक है। यहां देख लो। अच्छा जी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश। ऑनलाइन वाले 2 मिनट अपने सवाल से रोक के रखो ताकि हम एक से आगे बढ़ जाएं, तो फिर आप पहले अपने सवाल पूछते रहो, ठीक है। अच्छा जी सर, हमारे पास इस पूरे पेपर के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो अपने ध्यान में रख लें। सर एक तो पूरे इंटायर सिलेबस का ये एक ही पेपर है कॉस्टिंग का, ना इसके बाद आपने कॉस्टिंग पढ़नी है ना इससे पहले आपने पढ़ी है, इसके बाद आपने कोई कॉस्टिंग नहीं पढ़नी, ठीक है जी। पहले बीएफडी के पेपर में कॉस्टिंग की चीजें थी वो भी निकाल दी उन्होंने, ठीक है जी। तो कॉस्टिंग का एक मात्र पेपर इस पूरे सिलेबस में यही है, ठीक है जी। कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको सोचना पड़ता है, आपको इसमें सोचना पड़ेगा। देखो अकाउंटिंग के पेपर में सवाल में देखता हूं मुझे अंदाजा हो जाता है सवाल डेप्रिसिएशन का है, सवाल में देखता हूं मुझे अंदाजा हो जाता है सवाल इन्वेंट्री का है, सवाल में देखता हूं मुझे अंदाजा हो जाता है कैश फ्लो का सवाल है। कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको यह डिटरमिन करना होता है सवाल है किस टॉपिक का, फिर उसके बाद आपको जवाब तैयार करना है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सोचना पड़ेगा आपको चीजों को, ठीक है जी। तो इस वजह से लोगों को इसमें आती है मुश्किलात, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की चूंकि एक जिस स्कूलिंग सिस्टम से और जिस सेटअप से हम सब आए इंक्लूडिंग मी, वहां हमें सोचना नहीं सिखाया जाता। वहां में हमारे सवालों का जवाब इस तरह दिया जाता है यहां से लेके यहां तक, ऐसा है ना, और इसका जवाब लाइन नंबर 5 से शुरू होगा और 8 पे खत्म हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है। यहां आपसे आके पूछेगा क्यों, आपने जवाब देना है। तो याद रखिएगा, अगर आपने कॉस्टिंग के 1000 सवाल भी सॉल्व कर लिए ना इस नियत से
कि इसका सॉल्यूशन मुझे याद हो गया है और इंशाल्लाह जैसा सवाल आएगा तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। आप पेपर में 8 सवाल बिल्कुल ही अलग रंग और नस्ल के देखोगे, ठीक है जी। तो आप जितने भी सवाल करोगे वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे, ताकि आप इस जैसे सिनेरियोज एग्जाम में मैनेज कर सको। हर सिनेरियो अलग होगा, हर सिनेरियो में आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। सर दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको इससे पहले जो क्लास हो रही थी उसमें भी कहा कि ये सब्जेक्ट भी दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। लास्ट टाइम कॉस्टिंग के पेपर में 4 नंबर की थ्योरी आई थी, उससे पिछले अटेम्प्ट में चले जाओ तो 8 नंबर की थ्योरी थी, उससे पीछे लगातार 4 अटेम्प्ट ऐसी थी जिसमें 1 नंबर की भी थ्योरी नहीं थी। ये थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज 100% प्रैक्टिकल, सिवाय चंद एक जगह पे वो जनरल एंट्रीज पूछ लेता है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिस बंदे का नंबर्स के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रहा पास में, क्यूटी ने जिसको तंग किया है, ये क्यूटी का बड़ा भाई है, ठीक है जी। क्यूटी छोटा बच्चा था, ये उसका अब्बा है। तो अगर उसने तुम्हारा बुरा हाल किया है तो ये तो समझदार हो आप, है ना। अच्छा जी, बड़े जी आगे सर। रिजल्ट्स, पास्ट के रिजल्ट्स, अगेन मैं कहूंगा ये पास्ट के जो रिजल्ट्स हैं ये बड़े कॉस्टिंग के साथ थे, ठीक है जी। किसके साथ थे? बड़े वाले कॉस्टिंग के साथ थे। बड़े वाले कॉस्टिंग के साथ ना पास्ट के रिजल्ट्स को जिस तरह आप चेक करें, इसके अंदर 55% का भी एक रिजल्ट मौजूद है। सर ये 2 कॉलम्स बनाने का रीजन, ये लेटेस्ट 4 अटेम्प्ट्स हैं, ये उससे पीछे की 4 अटेम्प्ट्स हैं। आप एक चीज नोट करें, एक बच्चा कह रहा है मैं ये नोट कर रहा हूं 29 के बाद 55, चमाट मारी फिर प्यार किया, फिर चमाट मारी फिर प्यार किया, फिर चमाट मारी फिर प्यार किया, फिर चमाट मारी, अभी चमाट वाली अटेम्प्ट हो गई है, ठीक है ना। अभी आ रही है वो अटेम्प्ट जिसमें आपका वो ख्याल रखेगा थोड़ा सा, ठीक है। मेरी ये उम्मीद है कि वो ख्याल रखेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 55% रिजल्ट जो है ना वो मैट्रिक का भी नहीं आता, 55% रिजल्ट इंटर का भी नहीं आता, यहां पर 55% रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। एक चीज और दिमाग में रखना कि आई कैप कभी भी अपना पेपर 100 नंबर पे नहीं पूछता, प्रैक्टिकल पेपर के अंदर लिखे हुए 100 नंबर होते हैं, अवेलेबल मार्क्स 125 तक होते हैं। क्या मतलब? यानी अगर आपने एक सवाल उठाया 25 मार्क्स का, आपने उसके अंदर जो है वो 2 गलतियां भी कर दी, उसके अंदर अवेलेबल मार्क्स से 30, आपको फिर भी पूरे 25 में से 25 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 25 नंबर के सवाल को 100% सही कर लिया तो आपको 30 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25 ही मिलेंगे। यानी उसमें अवेलेबल मार्क्स होते हैं 30, मैक्सिमम होते हैं 25, ठीक है जी। तो दिखाया नहीं जाता है लेकिन ये फैक्ट है, आईसीएडब्ल्यू के एक पेपर में 140-45 मार्क्स होते हैं, या फिर तकरीबन जो है वो 125 मार्क्स पे, कुछ पेपर 120-22 पे चलते हैं, कुछ 125 पे चलते हैं। तो आप इस किसी भी बच्चे से उठा के पूछो ना जिसने कुछ पिछली 4-5 अटेम्प्ट में कॉस्टिंग का पेपर पास किया है, आप उससे पूछो कि पेपर कैसा गया, वो आपको एक जवाब देगा। 2-3 सवाल तो बहुत अच्छे गए, बाकियों में कुत्ते वाली होगी, बाकी तो ऐसे आए थे यार कुछ तो समझ ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आ गया, हाँ सर पास हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया, पास हो गया मैं। ठीक है जी। यार इसको ना तुम लोगों ने उससे कनेक्ट कर देता ना, मैं इधर कमेंट्स देख लेता, ठीक है जी। ऑनलाइन वालों 2 मिनट से रुक जाओ, मैं सवाल का जवाब देता जाऊंगा तुम लोग, ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अच्छा जी, देखो मैं फिर बता दूं, इससे अल्लाह के वास्ते एक ट्रेंड एनालिसिस नहीं निकालना कि सितंबर अटेम्प्ट इज डिफिकल्ट एंड मार्च अटेम्प्ट इज इजी, ठीक है जी। ये वाला एनालिसिस नहीं निकालना, ठीक है जी। मे भी ऐसा हो भी, ठीक है, शायद 2 अलग अलग एग्जामिनर्स पेपर बनाते हो। हाँ जी, एक अटेम्प्ट में एक एग्जामिनर ने पेपर बनाया सी फाइनल का, मैक में रिजल्ट आया 1%, कितना? 1%, 1% रिजल्ट आया मैक में, यानी कॉस्टिंग का जो एडवांस पेपर होता था उसमें रिजल्ट आया 1%। ऐसा भी आया रिजल्ट, आप अंदाजा लगाओ ना, ये 41 में 4 गायब हो जाए। ये पूरी क्लास में 250 बच्चा बैठा है, इसमें से 2.5 बच्चा पास हो, ठीक है जी। ये रेशियो रहा है। तो एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं मैं बेटा,
सर हमारे कोर्स में क्या क्या है? हमारे कोर्स के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट, इससे और कुछ मुराद नहीं है, ये पर्दा हटा खाली बस, ठीक है जी। सर कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ये 35 से 45 नंबर का एरिया है। लास्ट कोर्स में ये सिर्फ 15 से 20 नंबर का एरिया था। अब कितने का हो गया ये? 35 से 45 नंबर का एरिया, यानी ये वो एरिया है जिसपे लोग थूकते भी नहीं थे। अब ये अब ये आप पे थूकेगा, अब इसको इज्जत देनी है, ठीक है जी। अब सुनो मेरे दोस्त, ये 35 से 45 नंबर का एरिया, और इसमें बिलीव मी बहुत सिंपल से इजी आसान हल्के टॉपिक्स हैं। अच्छा सुनना, ये अपने पास नोट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो टॉपिक नंबर 4 है ना बेटा, ये आपके कोर्स में लिस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेबल आर्टिकल्स के अंदर मिसिंग है। तो अभी हमने आईकैट से पूछा है कि आया ये टॉपिक कोर्स का पार्ट है या नहीं है। अगर आप उस सिलेबस पढ़ो ना, उसके अंदर नाम आ रहा है इसका, लेकिन उस सिलेबस के आगे एक चीज होती है एग्जामिनेबल कंटेंट, उसके अंदर ये नहीं आ रहा। तो मैं अभी तक इसको अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे कोर्स का पार्ट है, अनटिल के आईकैप इसको क्या करे, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा दे कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे कि हमारे कोर्स का पार्ट है। कह रहे कॉपी करते जाओ उसको, शाबाश। अच्छा भाई इसके पास पेपर्स बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि कोर्स चेंज होने से पास पेपर ऑब्सोलीट हो गए, पास पेपर्स अभी भी वैलिड है, सारी की सारी चीजें हमने कवर करनी है, ठीक है। बढ़िया मेरे बच्चों, आगे नहीं बेटा, मैं पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा था कि ये अभी तक हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं है, इट्स स्टिल नॉट क्लियर। बट चूंकि आईकैप के कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है, इसका नाम आ रहा है, तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। सर क्या कॉस्टिंग की नई किताब आ चुकी है? हाँ आ चुकी है सर, हमें तो नहीं मिली, मुझे मिल गई है, ठीक है ना। सर क्या वो हमको शेयर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल शेयर हो जाएगी। 6 बजे के बाद मैं सिर्फ एक कॉल करूंगा आईकैप पे कि भाई मैं ये अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, आप लोगों ने हमें दे दिया, जैसे वहां से मुझे इजाजत मिलती है, एथिक्स यही कहती है कि मैं उनसे पूछ के आपको शेयर करवा दूं, ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। क्या उस किताब में चैप्टर है चौथा? नहीं है, डिस्कशन है सिर्फ एक चैप्टर में छोटी सी। अब डिस्कशन का मतलब समझते हो, आई कैप ने डिस्कस करके छोड़ दिया, तो मैं एक रीजनेबल हद तक इसको फिर भी करवा दूंगा। क्या पता वो कहे कि हमने जिक्र तो किया था, आपको देख के आना चाहिए था, ठीक है जी, ऐसा है। बिल्कुल बेटा, हमारी अपनी कॉस्टिंग की बुक है, वो हम आपको देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्फ 2 मिनट अपने प्रॉब्लम्स और ये क्वेश्चन जो है वो होल्ड करके रखो, मैं सारों के जवाब दे देता हूं। सिर्फ प्रेजेंटेशन मुझे 10 मिनट में कंप्लीट करने दें। चलो जी, बड़े अक्षर आगे, चलो जी, कर लिया। कॉस्ट फ्लो सर 20 से 30 नंबर के, 20 से 30 नंबर के सर। जी टॉपिक 4 के मैंने पूछना बेटा। सर ये जो कॉस्ट फ्लोज हैं ये 20 से 30 नंबर के, ये पुराने कोर्स में भी 20 से 30 नंबर के ही थे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स का मतलब है इनसे कोई 2 सवाल बनेंगे, ठीक है। 2 सवाल बनेंगे, मे बी 10-10 नंबर के 3 बन जाएं, मे बी 15-15 नंबर के 2 बन जाएं, ठीक है। ऐसा है, बढ़े हम आगे। अच्छा देखो भाई, बुक हमारी अपनी है, तो मैं किताब आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दे दूंगा, ठीक है जी, और नीचे फोटोकॉपी वाले शॉप से भी अवेलेबल होगी। अगर किसी को नीचे की फोटोकॉपी के रेट ज्यादा लगते हैं वो अपने घर से करा ले, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दे रहे हैं ना यार, हमने उससे कमाना नहीं है, तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप उसको
ये हुसैनाबाद से कराएंगे तो शायद 8 आने की कॉपी है, आगे गरीबाबाद से जाएंगे तो वो कॉपी करने के पैसे आपको देगा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपने जहां से करानी करा ले, ठीक है। कर लिया कॉपी? कराची के बाहर के बच्चों को इसलिए मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी में हम सबको दे देंगे, वो जहां से प्रिंट करवाना चाहे प्रिंट करा लें, और अगर कराची के बाहर के किसी बच्चे को फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो हम उसको वो कर देंगे, कुरियर कर देंगे यहां से। जी बढ़िया, आगे कर लिया कॉपी? सर हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ये बेसिकली जो है वो पुराने कोर्स के अंदर इसके 7-8 टॉपिक, और ये होता है 50 नंबर का, इसके मार्क्स उन्होंने कर दिया 30 से 40, ठीक है जी। ऐसा क्या ढूंढ रहा है इसमें तू, बाहर से करवा के आ जाना उससे जाके। जी आ जाते यार, यहाँ वैसे बैठने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। चलो जी सर, इसमें हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक्स है। ये वो टॉपिक्स हुआ करते थे, एक लिस्ट होती थी, और वो टॉपिक्स ऐसे थे जो डराने के काम आते थे, ठीक है ना। अब बहुत थोड़े से टॉपिक इसमें रह गए। इसके अंदर जो है वो एनपीवी का टॉपिक होता था, बजटिंग होता था, ठीक है जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो सारे निकल गए, ठीक है जी। यतीम का सब्जेक्ट हो गया ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल अभी मैं प्रिंटर से करा लूं, कोई टेंशन नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, क्लास में बिल्कुल शांति रहेगी ताकि हम इस चीजों को आगे लेके चलते जाए। जी अब इसका मतलब है हमारे पास टोटल टॉपिक्स कितने हो गए? 5 शुरू के थे, एक उसके अंदर से अगर हम काउंट आउट कर ले तो 4 शुरू के थे, फिर 4 और 3 11, और एक कंटेंजेंट रख लो 12 टॉपिक है टोटल, ठीक है जी। एक कंटेंजेंट रख लो तो 12 है, और अगर एक कंटेंजेंसी हटा दो तो 11 टॉपिक से जो हमने कवर करना है, डन है, बने जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम कितने टॉपिक से? 17 टॉपिक से सर, अब रह गए 12, 11 रह गए कंफर्म, एक रह गया कंटेंजेंट, ठीक है। कोर्स कितने महीने में कवर हो जाएगा? ऑफिशियल स्टेटमेंट एग्जाम से 1 महीने पहले ऑफ करेंगे, अनऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे है कि हम 2 महीने पहले भी खत्म कर सकते हैं अगर आपने रिस्पॉन्ड अच्छा किया। क्या मतलब रिस्पॉन्ड अच्छा किया? रिस्पॉन्ड अच्छा करने का मतलब ये होता है कि एक जैसे मैं 3 सवाल कराऊं, एक सवाल में कराऊं, एक और करा दूं, तीसरा सवाल आप होमवर्क के तौर पे लेके जाओ, एटलीस्ट वो कर लेना, ठीक है ना। अच्छा सर, इसमें आवर्स कितने लगेंगे टोटल? सबसे ज्यादा टाइम हमारा कॉस्टिंग का पेपर खाता है, ठीक है जी। चाहे इसका सिलेबस छोटा भी हो जाए तब भी हमें ये फीलिंग है कि बच्चों को जब तक प्रैक्टिस भी आप खुद ही ना कराएं, बच्चा घर जाके नहीं करेगा प्रैक्टिस। अभी आप लोगों का जो है वो जोश और वलवला ऊपर आसमान पे चढ़ा हुआ है कि यार नया वो है सेशन है, इंशाल्लाह इस दफा मैं पुरानी वाली गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, नई गलतियां करूंगा, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है जी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इंसान जो है वो बिल्कुल, मेरे एक दोस्त, मेरे कजन है, उसका छोटा भाई, उसका इंतकाल हुआ, तो जब इंतकाल हुआ तो मैं उसके बराबर में बैठा हुआ था, और वो इतना परेशान कि भाई मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया, मैं इसके लिए रोज 10 रकात नफल पढ़ूंगा। अब मैं बैठ के सुन रहा था ये सारी बातें, मैं रोज मस्जिद में जो है वो जाके इतना चंदा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं बराबर में बैठा हूं, मेरे माँ बाप दोनों का इंतकाल हुआ है, मैं सुन रहा हूं, मैं कहा मेरे भी ऐसे जज्बात थे, ठीक है ना, कि मैं रोज ये करूंगा, ये नफल पढ़ूंगा, वो नफल पढ़ूंगा। ऐसा ऐसा इंसान जब अपने माँ बाप को भूल जाता है तो हमसे अपनी की हुई कमिटमेंट्स तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप लोग हल्ला गुल्ला चल रहा होगा, यहाँ पिकनिक प्लान हो रही होगी, बाहर में क्या सारा प्लान है, फिर पढ़ाई वढ़ाई सब साइड में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने आप को उतनी मेहनत में कमिट किया करो जितना आप कर सकते हो काम, ठीक है जी। थोड़ा अमल हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, ठीक है जी। रात दिन के हम जो है वो लंबी लंबी जो है वो उम्मीदें रखें कि इंशाल्लाह इस दफा सर मैक्सिमम कितने पेपर दे सकते हैं। ये वाला सवाल जो बच्चा पूछता है मेरा दिल करता है चमाक 3 पर्चे दे भाई, 3
4 उसको देना चाहिए जो मजबूरी में दे रहा है कि उसके पास टोटल 4 ही बचे, फिर उसको जो है वो 3 नहीं देने चाहिए, फिर उसको 4 ही दे देने चाहिए। अरे आप मुझे बताएं 5 दे सकते हैं, मे बी 6 है, इंशाल्लाह। चलो जी, 7 तो हो ही नहीं सकता ना सर, अगर कुछ कोशिश किया जाए। अच्छा सुनो, मैं फिर एक बात बता दूं, देखो सर, सुनो 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 सुनो, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के 2 तरीके हैं, 2 मॉडल्स हैं, 2 मॉडल्स हैं। एक है कवरेज मॉडल। कवरेज मॉडल ये है कि मैं आपको पहले चैप्टर से शुरू कराऊं और आखिरी चैप्टर पे ला के खत्म करूं, और मैं कहूं जी मैंने आपको लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स करा दिए, सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए। एक तरीका है ये, जो कि बुरा तरीका नहीं है, ठीक है जी। एक तरीका ये है कि मैं आपकी शुरू में बनाऊं बेस पूरी, कि कॉस्टिंग को पढ़ते कैसे, समझते कैसे, उसके बाद मैं आपको पहले वो एरिया कराऊं जो मुश्किल है, और फिर उस एरिया की तरफ लेके जाऊं जो कंपैरेटिवली आसान है। और जब मैं मुश्किल एरिया आपको करा रहा हूं तो मैं उस पर ज्यादा टाइम लगाऊं, और आसान एरिया में तुम्हारा आईक्यू लेवल भी ऊपर जा चुका होगा, तुम्हें भी जो है वो चीजें समझ आ रही होगी, तो वो खुद ब खुद कम एफर्ट और जल्दी टाइम में निकल जाता है। ये दूसरी अप्रोच है। दूसरी अप्रोच में जब आप पेपर में जाके बैठते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है, ठीक है जी। मैं 15 साल से दूसरी अप्रोच पे काम करता हूं। पहली अप्रोच मैं समझता हूं शायद मजहबी तौर पे रिलीजियसली आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और जो दूसरी अप्रोच है, शायद मैं अपने बच्चों को पढ़ाता तो दूसरी अप्रोच, बच्चे मेरे इतने बड़े होते तो मैं उनको दूसरी अप्रोच से पढ़ाता, क्योंकि मैं खुद इसी अप्रोच से पढ़ा कि आप जो है उस एरिया पे ज्यादा टाइम लगाओ जिसमें सोचने का कंटेंट ज्यादा है, और बच्चे को सोचना सिखाओ, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन, इस तरह के एरिया में उसको ज्यादा टाइम दो। जब वो सोचना शुरू करे, सीख ले, तो फिर यार शुरू के टॉपिक्स कंपैरेटिवली बहुत आसान है। मटेरियल आया, मटेरियल गया, लेबर आया, लेबर गया, लेबर सो गया, इस चीजों को समझना आसान है। डिसीजन मेकिंग में जहां आपको दिमाग लगाना है वो मुश्किल है। शायद यही हमारी जो है वो यूएसपी रही है, यही हमारा जो है वो अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट रहा है पास का भी, कि मैं इसको सब्जेक्ट को इस तरह नहीं पढ़ाता। मैं पहले बनाऊंगा आपका दिमाग, सोचना सिखाऊंगा आपको कि भाई सब्जेक्ट में सोचते कैसे, क्योंकि पेपर के अंदर आधे सवाल ऐसे होंगे जहां आपको पहले ये पिक करना पड़ेगा कि टॉपिक, ये सवाल किस टॉपिक से आया, तो वहां आपने जो है मेरा साथ देना है। क्लियर है जी मेरे बच्चे? सवाल है किसी का? अच्छा जी सर, लोग क्यों फेल होते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर? जिन बच्चों ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा उनके लिए डिफिकल्टी होगी कॉस्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, क्या वो ये सब्जेक्ट पास कर सकता है? देखो, अगर अकाउंटिंग इतनी आती है कि आप अभी FAR 1 पढ़ना शुरू करोगे, इंट्रो पढ़ना शुरू करोगे, इंट्रो के 30 घंटे हमने रखे उन लोगों के लिए जिनका अकाउंटिंग का बेसिक्स वीक है, क्योंकि देखो हमारी नेचर यही है ना, जहां हमें पता चला कि इंट्रो का पेपर नहीं हो रहा तो हमने दिल में ये मान लिया कि ये तो पेपर देना ही हराम है, छोड़ दिया। इकोनॉमिक्स में एक हॉल बुक कराया है कि अपने, उसमें एक बच्चा नहीं आया। हाँ? नहीं आइए, मैं तो चलो लोग चलेगा यार कि आगे अकाउंटिंग का कुछ फायदा हो जाएगा। लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स, जाना ही नहीं है। तो यार मैं उन दिनों में ICAP के इलेक्शन चल रहे थे, आखिरी दिन, अच्छा लॉ का पेपर 11,000 लोगों ने दिया, आपको पता है 11,000 लोगों ने लॉ का पेपर अटेम्प्ट किया। अभी स्लाइड्स आएंगे ना तो मैं अंदाजा हो जाएगा। जिसको कुछ नहीं आया उससे का लॉ दे दो यार, शायद 30 MCQs में से 20 नंबर के आते हैं ना MCQs, 20 नंबर के। अच्छा ये जो 12 टॉपिक है इनमें से थ्योरी के कौन से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाले कौन से, सारे प्रैक्टिकल है। इन 12 में से आप कौन से पढ़ाएंगे? 12 में 13 पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है जी। ये वो कोर्स है जिसमें मैं कोई चीज शेयर नहीं करता, 100% मैं खुद पढ़ाता हूँ। हाँ, एक बंदा आके आपकी गन साफ करने आता है, वो बंदा जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, वो आपको सवाल सॉल्व करने आएगा, जो सवाल मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा वो क्लास में भी करवा देगा वो तुम्हें, ठीक है। चलो सर सुने, ये 2-3 बातें हम डिस्कस कर ले, फिर हम अपने पहला टॉपिक पे आते हैं। सुने दोस्त, इस टॉपिक में मैंने आपको बताया ना 2 थीम्स है। एक वो है जो बस सवाल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सर लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रही है, बस बेटा सवाल में ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है, साइड में से सी निकल आएगा। सर ये ए को ऊपर क्यों रखना है, बी को नीचे क्यों रखना है?
और ये सी साइड में से क्यों निकलेगा, ये आपके सोचने की बात ही नहीं। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं सर आप इस तरह पेपर के शायद 2 सवाल अटेम्प्ट कर लो, लेकिन बाकी आप 80% पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ऐसे प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है जहां आप जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। यार मुझे अच्छे तरीके से याद है, बाखुदा जब मैं क्यूटी का पेपर दे रहा था तो वो लाइन वाइन बनानी होती थी, कर्व बनानी होती थी। अब मुझे लगा कि यार ये बीच में से स्टार्ट हो रही है, ये नीचे से क्यों, ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, बीच में से क्यों स्टार्ट हो रही है। हमने कहा बाहर में जाए, बस ये याद रखना ये वाली कर्व आएगी तो ये बीच में से निकलेगी, और ये वाली कर्व आएगी ये नीचे से निकलेगी है, और ये वाली कर्व थोड़ी सी स्टीप होगी, ये थोड़ी सी जो है वो, तो सर फायदा नहीं पढ़ने का। आपने पढ़ा, आप पास हो गए हैं, हमें मना कर रहे हो। हमारे टाइम पे पेपर बहुत आसान आते थे, वक्त के साथ साथ पेपर मुश्किल हुए। मैं अपने सीनियर्स को देखता हूं ना, मैं सोचता हूं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो पता नहीं उसको क्या पेपर आते होंगे, ठीक है ना, आप हमें देख के सोचते, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा है भी, हमारे दौर के पर्चे उठाओगे आसान है, वो मुश्किल नहीं है, आसान पर्चे, ठीक है जी। उस वक्त एग्जामिनर भी बड़ा नहीं हुआ था, वो यहां वहां से सवाल उठा के छापता था और लोग पास भी हो जाते थे। बाय द पैसेज ऑफ टाइम पेपर का लेवल ऊपर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, इतना ऊपर गया है कि लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक क्लास में तुक्के में 25 नंबर का एक सवाल जो सीए फाइनल का आखिरी पेपर है बीएफडी का, वो क्लास में करा दिया। कॉस्टिंग में किसका सवाल कराया, बीएफडी का। किस अटेम्प्ट का, लेटेस्ट अटेम्प्ट का। आईकैप के एग्जामिनर ने वही सवाल कैफ में भी दोबारा पूछ लिया, तो बच्चों ने चूंकि क्लास में किया हुआ था उन्होंने कर लिया, बाहर निकल के सर पर्चा आपने बनाया। मैंने कहा यार मैंने मैं तो करा भी नहीं रहा था, मुझे लगा इतना मुश्किल आएगा भी, तो मैं कराते बोल भी रहा था ये चांस नहीं है इसका आने का, ऐसा मुश्किल है कि ऐसा पूछे, पागल थोड़ी है इतनी सारी चीजें डाल दे, छोटे जो बच्चे हो तुम लोग। आई हमने कहा आ जाओ बेटा, हमारे हिसाब से बच्चे हो गए बड़े, उससे पूछ लिया, ठीक है जी। फिर सर वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन एरियाज दैट कैरी लेसर मार्क्स, ठीक है जी। सर अब मैं ये समझता हूं कि पेपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो मुश्किल है, हम उस पर टाइम ज्यादा लगाएंगे, कुछ एरिया ऐसे हैं जो आसान है, उस पर ऑटोमेटिकली टाइम खुद एडजस्ट होगा, हम नहीं करेंगे, खुद सवाल जल्दी हो रहा होगा क्लास में, क्योंकि आपका जो है वो थिंकिंग पैटर्न चेंज हो चुका होगा। सर कर्विंग फंक्शंस, अल्लाह के वास्ते इस उसमें कोर्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। वो फॉर्मूला लोग रट्टा मारते हैं, एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, सपाक शपाक, ये क्या है, एसपी एपी, शाह माइनस एच डब्ल्यू, क्या है, शाह जो है वो स्टैंडर्ड आर्ज, अल्लाह के वास्ते खुदा के वास्ते रट्टा नहीं मार रहा, ठीक है जी। तो सर हम खाली पास पेपर नहीं करेंगे, पास पेपर अगर आपने लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के नहीं किए, मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए पास होना मुमकिन नहीं, पास पेपर जरूर करने जरूर करने जरूर करने। हैविंग सेड दिस, आपको एडिशनल काम भी, मैंने आपको बताया ना, मैंने बीएफडी का एक पास पेपर का सवाल करा दिया, क्या हुआ, तुक्के में आ गया। इससे पहले मैंने बजटिंग का एक सवाल कराया था, तुक्के में आ गया। सर क्या आपको पता होता है कि ये सवाल आने वाला है? नहीं, जो बंदा ये बोलता है वो सफेद झूठ बोलता है कि जो मैं सवाल कराता हूं पेपर में आ जाता है, नहीं, जो मैं सवाल कराता हूं कभी कभार आईकैप का एग्जामिनर वही सवाल उठा के गलती से पूछ लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे किसी एक्शन से आईकैप का एक्शन लिंक्ड है, नहीं आएगा, अब शायद आगे पूरी जिंदगी में ना आए, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। अच्छा जी, बड़े हमारे दोस्त, सर आपको रीड क्या करना है, आपको सिर्फ हमारा मैनुअल रीड करना है बस, ठीक है जी। और सर आपने एफर्ट लगानी है, मैंने एफर्ट लगानी है, और इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगा, ये फजूल बात है, ठीक है जी। हाँ बढ़िया, ये ठीक है जी। हमने स्टार्ट करते ही अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह हमारा जो है वो हमें रहनुमाई दे, ठीक है जी। चलो जी, ब्रेक इवन के साथ सीवीपी लिखा था, सीवीपी इज कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। सुनना जरा दोस्त, सर सुने, अगली चीज पढ़ने के लिए
आपको किसी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जो एनालिसिस मैं अभी यहाँ करने जा रहा हूँ वो एक चाय के होटल का जो मालिक है वो भी कर सकता है, ठीक है ना, जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है जी। एक ठेले वाला भी एनालिसिस कर सकता है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं मेमन लोग इस सब्जेक्ट में आधे ऑलरेडी पास हैं, आधे पास है माशाल्लाह। उनका जो ब्रॉटअप है, उनको ये उनकी जेनेटिक्स में बिजनेस करना है, तो उनके लिए चीज समझना आसान है, ठीक है जी। बाकी चूंकि हमारी तरह मजदूर क्लास है, तो मजदूर को पहली चीज क्या सिखाई जाती है, सीए में आते वक्त पहली चीज क्या बताई गई थी, जो आपका नहीं, जो बंदा जिसने आपको सीए बेचा था पहली दफा, जो वो बैठा होता है ना काउंसलर जो भी है, गदर साहब में कुछ भी है, वो पहला जो चूरन आपको बेचते हैं, वो पहले आपको बताते हैं आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए होगी, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। ये वो चीज है जो आपको तबाह कर देती है। आपकी सोच ही सैलरी से शुरू होती है और उसी सैलरी की बढ़ाते 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 आप उसी में मर जाते हो। कोई बंदा अपना बिजनेस करने का नहीं सोचता, कोई बंदा अपना काम करने का सोचता ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरिज्म डेवलप ही नहीं करते हैं, ठीक है जी। और फिर आप अगर किसी से इस पर डिस्कशन करो तो वो कहता है यार ये चूंकि लोअर मिडिल क्लास लोगों की क्वालिफिकेशन है, तो इसमें कहां लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये सोच ही गलत है यार। हमने भी जब फैसला लिया था कॉलेज बनाने का, हमारी जेब में कोई पैसे नहीं थे इतने, 20-22 लाख रुपए टोटल हम 2 पार्टनर्स के पास थे, तब हमने शुरू किया था, ठीक है ना। बाद में 20-22 लाख डबल हो गया, ठीक है ना। हाँ स्क्वायर हुआ था उसका जलील आदमी। अभी कितने हैं, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी बिल्कुल। माशाल्लाह जी, वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 500 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। माशाल्लाह, वाह नहीं माशाल्लाह। चलो जी, चलो मेरे बच्चों सुनना, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप, सुनो यार, सुनो 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 सुनो। मुझे एक बात बताओ, एक मिसाल के तौर पे, मैंने एक जमाने में किसी टीचर से सुना कि यार अपना बिजनेस करना चाहिए, मैंने छोड़ा सीए, मैं उस वक्त कैफ कर रहा था, मैं छोड़ दिया। ये आगे फर्जी कहानी है, ऐसे है नहीं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये सोचा, अक्सर आप देखते होंगे ना चाय के होटल पे, आप ये सारे जो लड़के बैठते हैं, लौंडे बैठते हैं, और चाय के मालिक की जो है, चाय के दुकान वाले की जो है वो आमदनी कैलकुलेट करते हैं, यार ये बंदा इतना तो कमा लेता होगा, ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही मैं भी था, और मैंने भी चाय की जो शॉप है उस पर सोचा कि यार ये जो एक कप बेचता है इसमें इतने बचते हैं, इतने कप दिन में बेचता है, रश लगी होती है लोगों की, ठीक है जी, अंधी कमाई है, ऐसे है ना। तो अर्जेंट नहीं तो मैं क्लास ले रहा हूं, बाद में बात करता हूं, ठीक है। हेलो, ओके, चलो जी, सुनना जरा दोस्त। सर हमने क्या किया, एक चाय बेचने का ढाबा बना दिया हमने, ठीक है। और ये ढाबा हमने बनाया कराची के एक मशहूर स्कूल के बाहर, ठीक है जी। ना ना, हमने बनाया से बीएसए के बाहर, ठीक है जी। यहां देख लो भाई, कॉपीराइट से लोगों के नाम के, मैं इसलिए, हमारा कॉलेज बड़ा नहीं है, सुनो तो। अच्छा सुनो भाई, एक चीज मेरी क्लास में एक चीज की पाबंदी रहेगी कि किसी कॉलेज का नाम, किसी टीचर का नाम को डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है जी। मिलते जुलते नाम आए, हमारा भी नाम आता रहेगा, लेकिन हम किसी का मजाक नहीं, हत्तुल इम्कान हम नहीं करेंगे। कोई किसी, देखो मैं फिर एक बात बता दूं, जो लोग बाहर दूसरे लोग उस्ताद पढ़ा रहे हैं, सब उस्ताद हैं, सबकी इज्जत हम सब पे जो है वो फर्ज है माशाल्लाह। जो जिस तरीके से फेसबुक पे आजकल जो मुंह के मुजाहिद आए हुए हैं, ठीक है जी, कोई फीस पे गालियां दे रहा है कॉलेज को, कोई किस चीज पे गालियां दे रहा है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि यार आप लोग इस मामले में ना थोड़ा मतलब हाथ हल्का रखा करो, उस्तादों को यार नहीं बोला करो। देखो मैं आपको जो चीज पढ़ाऊंगा ना बाखुदा, आप कभी भी उसके लिए पे नहीं कर सकते मुझे, आप सिर्फ जो पे करते हो उस्ताद के टाइम के लिए पे करते हो। मैं कभी अपने उस्तादों को पे नहीं कर सकता जिनसे मैं चीजें सीखा हूं, ठीक है ना। हम सिर्फ अपने उस्ताद के टाइम के पैसे उसको पे कर सकते हैं, ठीक है जी। लोग उस्ताद को ना एक साबुन वाला समझते हैं, तो मेरी इल्तिजा है कि यार देखो, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, और बाअदब बानसीब में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि अल्लाह ताला ने उस्ताद के सिखाए गए इल्म में जो फैज रखा है वो उस्ताद की इज्जत से लिंक्ड है। आप उस्ताद की इज्जत नहीं करोगे, आपको उस्ताद के सिखाए गए इल्म से फैज नहीं मिलेगा, ठीक है जी। सर फैज क्या होता है, किसी काम नहीं आएगा बेटा, वो इल्म ऐसी है, बस आपने कोई चीज पढ़ ली तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
किस काम आया आपके आज? मैं क्लास में थोड़ी देर में बात करता हूँ, रखो। ओके ओके ओके। अच्छा ये सुनो, तो मैंने क्या किया, एक चाय का ढाबा खोला। एक चाय का ढाबा खोलने के बाद मैंने सर चाय का कप बनाया, उस पे मटेरियल लगाया, और तो सुनना, उस पे मैंने मटेरियल लगाया। मटेरियल क्या है सर? मटेरियल क्या है सर? मटेरियल क्या है सर? चाय में क्या क्या डलता है? चाय पत्ती, चीनी, ये दूध वूध सारा। सर ये मैंने 10 रुपए का खर्चा इस पे किया, डन। फिर मैंने चाय पकाने के लिए एक बंदा रखा। मैंने कहा हम चाय पकाएंगे, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो एक हमने पकड़ा सर, अपना भाई एक पठान पकड़ा हमने, जो कोयटा वाला था। वो चाय बनाते हैं, उनका टेस्ट अलग होता। तो हमने सर उस मजदूर को 2 रुपए फी चाय का कप दिया। कितने रुपए का खर्चा हो गया? क्या मैंने कोई ऐसी यूनिक बात की जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी है? नहीं सर। हमने क्या बात की? हमने क्या किया, 10 रुपए का मटेरियल लगाया, और क्या किया साथ में, और हमने सर 2 रुपए की सर लेबर लगाई। सर फिर सर हमारे पास जो आग है, जो पानी है, ये सारी चीजें हमने उसको नाम दे दिया ओवरहेड्स का। क्या नाम दे दिया? ओवरहेड्स का। सर 3 रुपए इस पे खर्चा आ गया। ठीक है जी। अब बताओ, एक चाय का कप तैयार है, कितने रुपए का खर्चा आ चुका है इसको बनाने में? 15 रुपए का। ठीक है जी। हमने सोचा हम इस चाय के कप को इंशाअल्लाह ताला बेचेंगे सर 25 रुपए में। कितने में बेचेंगे? 25 में बेचेंगे। मेरे बच्चों, एक चाय का कप बनाने पे टोटल खर्चा 15, बेच कितने में रहा है इसको? 25 में। तो मुझे बताओ, एक चाय का कप मुझे कितने रुपए नेट कमा के दे रहा है? 10 रुपए। 10 रुपए। इस 10 रुपए को मैं क्या नाम दे रहा हूं पता है? इस 10 रुपए को मैं नाम प्रॉफिट का बिल्कुल नहीं दे रहा। इस 10 रुपए को मैं नाम दे रहा हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। किसका? ये क्या होता है बता रहा हूं मैं। क्या नाम दे रहा हूं उसको? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सुनो, अगर मैं 2 चाय के कप बनाऊं तो मटेरियल कितने का हो जाएगा? 20 रुपए का हो जाएगा। 2 चाय के कप बनाऊं तो लेबर कितने का हो जाएगा? 4 रुपए का हो जाएगा। 2 चाय के कप बनाऊं तो मेरे पास सर ओवरहेड्स कितने के हो जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि सर आप जितने चाय के कप बनाते जाएंगे, ये कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो सर मुझे एक बात बताएं, इस कॉस्ट को उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि सर आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाएंगे, खर्चा बढ़ता जाएगा। क्या मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा मैं जितने यूनिट बनाऊंगा? क्या लेबर का खर्चा बढ़ेगा? क्या ये ओवरहेड्स का खर्चा बढ़ेगा? बताओ, एक चाय के कप से मैं कितने कमा रहा हूं? 10 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का, सेल्स प्राइस का वो हिस्सा है जो आपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बचाया है। वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद आपने बचाया है। सर कितने रुपए की चाय बेची? 25 रुपए में से 10 रुपए किसको दिए? मटेरियल वाले को। 2 रुपए किसको दिए? लेबर वाले को। 3 रुपए किसको दिए? ओवरहेड वाले को। बचा क्या तुम्हारी जेब में? 10 रुपए। ये 10 रुपए इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच गए। ऐसा। पहला चाय का कप बेचा, कितने कमाए? दूसरा बेचूंगा तो 10 और कमा लूंगा, कितने हो जाएंगे? 20। अब मैं 3 चाय के कप बेचूं तो 30, 4 बेचूं तो 40। ये जमा होते जा रहे हैं। किसी ने मुझे ये कहा कि बेटा दुकान का किराया तुम्हारा ऊपर देगा। वेरी गुड। हमने कहा वो कितना? उसने कहा दुकान का किराया 40,000 रुपए सालाना। मैंने कहा अगर मैं एक कप बनाऊं तो भी 40,000। उससे कहा ना भी बनाओ तो भी 40,000। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं जितना चाय का कप बेचूं 40,000, मतलब ARTT का जितना रेंट है क्लासे भर दूं 40,000। उससे कहा ये किराया आपके नंबर ऑफ यूनिट से लिंक नहीं है। तो मुझे बताओ, वो कॉस्ट जो मेरे वॉल्यूम से लिंक्ड नहीं है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। लॉजिक समझ आ रही है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की? वेरिएबल किससे लिंक्ड है? नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट के साथ लिंक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यार 40,000 रुपए कवर करने हैं, एक यूनिट से हम 10 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, दुकान का किराया पूरा करना है। बेगम का फोन आ रहा है घर से, पैसे ले आओ। मैंने बेगम को कहा पैसे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अभी 10-10 रुपए जमा करके हमने क्या जमा करना है? पहले किराया जमा करना है। तो मेरे बच्चों, अगर मैं किराया जमा करने जाऊं तो बताओ मैं कितने यूनिट्स पे अपना किराया मुकम्मल कर पाऊंगा? कितने?
4,000। बताओ 4,000 यूनिट बेच के 4,000 यूनिट बेच के कितने पैसे जमा हुए? 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा हुआ। वो सारे का सारा पैसा उठा के किसको दे दिया हमने? रेंट वाले को दे दिया, दुकान वाले को दे दिया, वो पैसे लेके चला गया। अब बताओ मैं 4,000 यूनिट बेच के भी इस वक्त भूखा नंगा बैठा हुआ हूं, मेरे हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। जो कमाया था किराए में निकल गया, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया था किराए में निकल गया। सर बेगम का फोन आया, कितने यूनिट बेचे? मैंने कहा 4,000। उसने कहा घर पैसे कितने लेकर आ रहे हो? मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं। क्यों? जो कमाया सारे का सारा खर्चे में निकल गया। तो मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना, 4,000 यूनिट मैंने अपने गुनाह माफ कराने के लिए बेचे, किराया दे दिया, अब मैं सुकून में हूं। क्यों? अब सुनो सुनो सुनो, अब इसके आगे मैं जितने भी यूनिट बेचूंगा उसमें जो 10 रुपए बचेंगे वो अपनी बेगम के लिए लेके जाऊंगा। ऐसा? वो 10 रुपए किसके लिए लेके? मतलब घर पे लेके जाऊंगा। वो क्या है? मेरा प्रॉफिट है। वो क्या है? बताओ प्रॉफिट कब कमाना शुरू कर दो? जब आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हो। उसके बाद फिर क्या शुरू होता है? बताओ क्या 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 आप 4,000 यूनिट से पहले ये कह सकते थे मैंने कुछ कमाया है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 4,000 यूनिट से पहले मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पाया था। अब सुनो सुनो सुनो, टेक्निकल बात हमने अभी करनी। सुनो, मुझे बताओ सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? सर सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाए। सर इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम क्या प्रॉफिट कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि अभी इसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ने एक कॉस्ट और कवर करनी है। कौन सी? फिक्स कॉस्ट। वो कैसे कवर की? पहला यूनिट हमने बेचा 10 रुपए का, सीएम साइड पे रखा। दूसरा यूनिट बेचा 10 रुपए का, सीएम साइड पे रखा। सीएम क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तीसरा यूनिट बेचा 10 रुपए साइड पे रखे। करते करते जमा किया हमने कितने रुपए? 40,000 रुपए। सर इतना सीएम कमाया कि फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, दे दी हमने। अब बताओ, अब हम बैठे हुए, अब जो सीएम कमाएंगे वो घर लेके जाएंगे। तो बताओ उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले कवर करता है किसको? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट कवर हुई भी है। क्या मतलब? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट कवर हुई भी है। अब बताओ 10 रुपए ने क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर करना है। जहां ये फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर लेगा हम कहेंगे जनाब हमारा ब्रेक इवन आ गया, हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? बताओ 4,000 यूनिट पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 0, क्योंकि हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन ने सिर्फ किसको कवर किया? अच्छा सुनो सुनो सुनो, लिखेगा नहीं कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। 2 मिनट तमाम लोग रुके। बताओ 4,000 यूनिट पे कंपनी की सेल्स कितनी है? 4,000 इंटू 25, सही कर रहा हूं मैं? कितना जी? 1 लाख। 4,000 यूनिट्स पे मटेरियल कितने का लगेगा? 4,000 इंटू 10 दैट इज, सर लेबर 4,000 इंटू 2 कितना जी? 1 लाख की सेल्स में 40,000 हमने कवर कर लिए मटेरियल के, ठीक है जी। फिर लेबर के बाद फिर ओवरहेड्स कितने? सर 4,000 इंटू 3 12,000। और बताओ और कुछ कवर करना है? फिक्स कॉस्ट या रेंट कितना? अब बताओ हमने क्या कमाया? हमने क्या कमाया? 0। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ हमने सबसे पहले सेल्स में से किस चीज को कवर किया? वेरिएबल कॉस्ट को कवर किया, तो क्या बचा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिर क्या कवर किया? फिक्स कॉस्ट। जहां फिक्स कॉस्ट कवर हो गई हमने सुकून का सांस लिया कि अब हमारे पास कोई फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए नहीं है, सब फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब हमारा एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां हम प्रॉफिट पे नहीं है, लॉस पे भी नहीं है, लेकिन इससे आगे हम जितने भी यूनिट बेचेंगे वो प्रॉफिट कमा के देगा। जितने भी यूनिट बेचेंगे क्या कमा के देगा वो? 10 रुपए। बताओ हमने पहला यूनिट बेचा, कितने रुपए हमने अर्न किए? 10 रुपए जेब में डाल दिए। दूसरा यूनिट अर्न किया 10 रुपए, जेब में डाल दिए। ये जेब में कितना जमा किया? पहले हमने 40, फिर 40 जमा करने के बाद उठा के किराए में दे दिए, जेब खाली हो चुकी है। ब्रेक इवन पॉइंट में हमारी जेब में कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 0। ब्रेक इवन के आगे जाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? 10 रुपए पर यूनिट का। ब्रेक इवन से आगे जितने भी यूनिट बेचोगे 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब आप इसको कॉपी करो,
मैं पहले इसको ऐसे कर देता हूं, ये सा कॉपी कर लो, जूम आउट कर दूं। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट प्रॉफिट पे जाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। सीएम से पहले लॉस हुआ तो बिजनेस ही बंद कर दो भाई, ये बीएस से कुछ नहीं है यार। ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही। इट मीन दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कवर होती है, बिल्कुल सही बेटा। जी मेरे बच्चों, पढ़े हम आगे। सर मतलब सीएम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है खाली, उससे बचेगा सीएम। सीएम फिर किसको कवर करेगा? फिक्स कॉस्ट को, ठीक है जी। 40,000 डिवाइड बाय 4 क्यों किया? देखो मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट से हम क्या कमा रहे हैं? 10 रुपए। एक यूनिट से हम क्या कमा रहे हैं? 10 रुपए। और 10 रुपए से हमने पहले किराया किराया कंप्लीट करना है हमने। जी बिल्कुल बेटा, वबिया बिल्कुल, ठीक है ना, कर लिया। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही कहा लीजा बेटा, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिपेंड ऑन सेल्स, बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले वो सीएम है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिससे आगे हम सेल करेंगे तो कभी लॉस नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ब्रेक इवन से पहले हमेशा लॉस होगा, बिल्कुल। ओवरहेड कौन कौन से होंगे वो हम, अच्छा देखो सुनो, आई कुड हैव स्टार्टेड द लेक्चर विद डायरेक्ट मटेरियल, ये होता है, ठीक है जी। इनडायरेक्ट मटेरियल ये होता है, मैंने नहीं किया, ठीक है ना। मैं पहले आपको फिर बोल रहा हूं, सोचना सिखाऊंगा, आपका दिमाग उस लेवल पे आ गया जिस लेवल पे मैं चाह रहा हूं, वो चीजें सेकेंडरी है भाई। चाय के कप में चाय पत्ती, चीनी और ये सारी चीजें डलती हैं, ये मटेरियल है। इसके लिए मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत है इसमें डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट क्या, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। आगे जाने दो कोर्स को, मैं फिर आपको बता दूं, 15 साल से पढ़ा रहा हूं, कुछ सीखा हूं मैं, ठीक है जी। कुछ आता है मुझे, और शायद ये सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट है जो डे 1 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो सुकून से बैठना आप लोगों ने। सर अगर फिक्स कॉस्ट बताई हुई ना हो, नहीं ऐसे नहीं होगा ना, सवाल कैसे पूछेगा वो? बिल्कुल सही कह रहे हो शहरियार। कोर्स आउटलाइन बेटा मैं क्लास के शुरू में दे चुका हूं मेरा बच्चा। चलो जी, सीएम में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है, फिक्स कॉस्ट, अच्छा सुनो 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 सुनो, यहां देख लो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सारी चीजें छोड़ो, यहां देखो। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। सुनो मेरे बच्चों, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप।
आपको बाकायदा किताब मिलेगी, इस हैंड आउट की तरफ नहीं देखो, ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुनो गौर से देखो एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो जी। सर हमारे पास एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है जिसमें वो कह रहा है भाई सालाना फिक्स कॉस्ट में भी किराया उसका वो कितना है, 1,20,000। फिर वो कह रहा है जनाब फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, ये क्या होते हैं भाई? सर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा दुकानों पे सेल्समैन होते हैं, इन सेल्समैन की सैलरी बाज़ औक़ात सर नंबर ऑफ यूनिट से लिंक्ड होती है, बाज़ औक़ात फिक्स होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ सेल्समैन की तनख्वाह क्या होगी, महीने के 15,000, महीने के 20,000, महीने के 50,000। तो सर सेलिंग ओवरहेड्स बाज़ औक़ात फिक्स्ड होंगे, बाज़ औक़ात वेरिएबल है। तो ये कह रहा है भाई 24,000 रुपए हमारे फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स हैं। डन। तो बताओ हमारे पूरे साल का फिक्स कॉस्ट है कितना? 1,44,000 रुपए, 144,000। डन। अच्छा जी, फिर अच्छा देखो लेबर और सेल्समैन में क्या फर्क है? लेबर वो बंदा होता है जो प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस करता है, सेल्समैन कौन होता है? बेचने वाला होता है। मुझे पता चाय के होटल पे एक बंदा जो चाय बना रहा होता है, ठीक है, वो कौन है? लेबर है। एक बंदा जो चाय सर्व कर रहा होता है, ये कौन है? ये सेल्समैन है। ऐसा? अच्छा जी, ये कह रहे जनाब एक यूनिट पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? एक यूनिट पे बनाने पे टोटल खर्चा 24 रुपए का है। 24 रुपए में मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गया, सब लग गया। कितने रुपए का यूनिट बना? 24 रुपए का बना। 6 रुपए उसको बेचने पे हम कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। देखो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लेबर भी शामिल है, मटेरियल भी शामिल है। सोचो जरा, एक यूनिट बन कितने का रहा है? 24 रुपए का। बेचने पे 6 रुपए का कमीशन अलग दे रहे हैं हम, और ऊपर 24,000 रुपए की सैलरीज अलग दे रहे हैं। जूतों की दुकान है, कितने रुपए का एक जूता बना? 24 रुपए का। बेचने में कमीशन कितने का? एक यूनिट में 6 रुपए का। ऐसा एक जूता हम बेचते कितने का? 36 रुपए का। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ये दोनों खर्चे पर यूनिट लग रहे हैं। क्या ये दोनों खर्चे पर यूनिट लग रहे हैं? ये नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से बढ़ेंगे, ये नंबर ऑफ यूनिट कम करने से कम होंगे। तो मैं इनको नाम क्या दे दूं? ये दो खर्चे, चाहे आप जितने भी जूते बेच लो, जितने भी मैन्युफैक्चर कर दो, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ये कौन सी कॉस्ट होगी? अब मैं आपसे चाह रहा हूं मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दो। शाबाश शाबाश जी, शाबाश जी, करते जाओ करते जाओ। जो भाई मेरी क्लास में आज तक हिस्ट्री रही है, जो बंदा पहले जवाब देता है वो सबसे आखिर में पास होता है, ठीक है? और जो जवाब देता ही नहीं है वो मेरिट मार देता है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी क्लास में कभी भी पहले जवाब नहीं दे पाता, मुझे समझ ही नहीं आती थी चीजें, लेकिन मैं पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया जी। नहीं, दोनों 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 एनुअल है, दोनों एनुअल है, दोनों एनुअल। यूनिट कितने सपोज करने? 24,000 ही ना? 24,000 नहीं बेटा, 1000 यूनिट क्यों सपोज करो? जी जी, बढ़े हम आगे। बताओ कितने यूनिट्स? बेटा ये कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जिसकी लाइट चली गई है कोई टेंशन ना ले, हमारी है लाइट इधर, जहां रिकॉर्ड हो रहा है वहां लाइट है, टेंशन नहीं लो, ठीक है? बताओ मेरे बच्चों, एक यूनिट हम कितने का बेच रहे हैं? एक यूनिट बनाने पे खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी? पक्का 24 रुपए। एक यूनिट बनाने पे कमीशन या सेलिंग कॉस्ट कितने की? 6 रुपए की। मैं भी किसी एक बच्चे से क्लास में पूछूंगा, जिसने नहीं बताया ना, खैर नहीं है उसकी। हाँ जी, कितना कंट्रीब्यूशन बच रहा है?
₹6 का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाए। इससे क्या कवर करना है? पहले फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। फिक्स कॉस्ट है कितनी? 1,20,000 रुपए की एक है और 24,000 रुपए की एक है, डिवाइडेड बाय 6 कितना? 24,000 पक्का? 24,000 क्या? खोते गधे क्या चीज? यूनिट्स। ऐसा चेक करें कि 24,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ रहा है नहीं आ रहा? सबसे पहले सेल्स 24,000 यूनिट्स, एक यूनिट कितने का बन रहा है? बिक्री कितने का रहा है? सॉरी 36 का। क्या आ रही है टोटल सेल्स? कितना? 8,64,000। वेरी गुड। ये लिखना आता है 8,64,000। फिर एक यूनिट पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24,000 इंटू 24 576। फिर एक यूनिट पे सेलिंग कॉस्ट 24,000 इंटू 6 कितना? 144 पक्का? फिर मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट वो कितनी है? 1,00,000। सर ये कौन से 144? बेटा ये रहा सर, ये तो दोनों 144 हो गए, होने दो। हाँ जी। प्रॉफिट कितना? 0 पक्का? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो ये है भी आसान, को इतना बड़ी चीज नहीं थी। हाँ जी ऐसा है। भले आ गया बेटा। ये किसी ने कॉपी करना है तो मैं रुक रहा हूं एक मिनट के लिए। जी बड़े मेरे बच्चों आगे। जी मेरे भाई सर, अच्छी फर्म के लिए कैफ कितनी आइटम में पास होना चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल। वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिल्कुल कहेंगे खबर उसको भी। बिल्कुल ठीक है बेटा। आपकी बुक सखर आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी यार, बुक की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल आ जाएगी, कोई मसला नहीं। फयाज आप घर पे ही बैठ के पढ़ सकते हो। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा रमशा, बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अभी बताया कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच रहा है। फर्गसन भी मिल सकती है। चाली खान ऐसे नहीं करो भाई। चलो जी बड़े हमारे दोस्त, चलो जी शाबाश 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 शाबाश। प्यारे बच्चों बातें नहीं, बातें नहीं, लड़कियों बातें नहीं। अब एक छोटा सा पॉइंट हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है? आप कर लिया ना, कॉपी कर लिया? भाई क्लास के वो आखिरी रो तक चीजें नजर आ रही हैं पक्का? चलो मैं आ रहा हूं पीछे आपके पास, रुको जरा। सर नहीं है, आप छोड़ दें। नहीं, ये हैंड आउट कहां से मिलेंगे? ये किताब का पार्ट है। नहीं फिजिकल में एडमिशन अभी क्लोज नहीं हुआ, दूसरा सेक्शन चलेगा। चलो जी इसको मैं और बड़ा कर दूं जरा। सुनो जी, सुनो 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 सुनो, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ये कह रहा है जनाब, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेड अ सिंगल प्रोडक्ट
इसका मतलब है आगे कोर्स में ऐसे भी सिनेरियो आएंगे जहां कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में आया 4 प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही थी, लोगों की जो है ना वो हालत टाइट हो गई उसके अंदर। ठीक है जी। सर एक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, बिकता कितने में, बनता कितने में, प्रोड्यूस कितने में होता है, 240 रुपए में एक यूनिट प्रोड्यूस होता है, और बेचने में कमीशन कितना देते हैं, 130। ये दोनों कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट है, पक्का। चलो जी। सर हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स एडमिन कॉस्ट, ये क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो समझ में आता है, मशीन के खर्चे होंगे। ठीक है जी। एडमिन कॉस्ट, आपको एडमिन में वो लोग नजर आते हैं जो अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको नजर आएंगे। एडमिन के अंदर आपको जो है वो आपके पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नजर आएगा। सर जो फजूल तरीन लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं, एडमिन में होते हैं, जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद भी एडमिन डिपार्टमेंट में ही जाते हैं। ठीक है जी। ये क्या है जनाब हमारे पास, फिक्स कॉस्ट। फिर वो कह रहे भैया ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालो, आप मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी दो। अब बता रहा हूं, ये तीसरा पार्ट छोड़ दो, ये मेरा काम है कराना। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट ना हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट कहलाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो वाजिद, वेरी गुड भाई, माज आमिना वेरी गुड बेटा। क्या अब आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज है जी। अच्छा जी, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। चलो जी, मुझे एक बात ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास गौर से सुनना, गौर सुनना, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 460, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन 240, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग 130, पक्का। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 90, पक्का। बताओ हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 4520,000 प्लस 1.15 मिलियन डिवाइडेड बाय 90, क्या आ रही है। अच्छा सुनो, 63,000 अगर बेचोगे तो क्या कमाओगे, कुछ नहीं कमाएंगे। 63,000 बेचेंगे, कुछ भी नहीं कमाएंगे। 63,000 पे कुछ भी अर्न नहीं करेंगे। ऐसा चेक करें, चेक करें सर, चेक करें। 63,000 कमाएंगे, कुछ भी अर्न नहीं करेंगे। सेल्स, गौर से सुनो, 63 मल्टीप्लाई बाय 460 जी, 2898, वेरी गुड सर, इसको ऐसे बोलो 28.98 मिलियन। सीधे हाथ से जीरो लगाना शुरू करो, हर 3 के बाद एक कॉमा डालो, सर सीधे हाथ से कॉमा लगाना शुरू करो, हर 3 के बाद एक कॉमा डालो। जो पहला कॉमा ये थाउजेंड्स पे आएगा, जो दूसरा कॉमा ये मिलियन पे आएगा। तो बताओ क्या आ रहा है सर, 28.98 मिलियन। अब बताओ 28.98 मिलियन के बाद वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन 6300 मल्टीप्लाई बाय 240, कितना 151240, ये चेक करो।
वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग, नहीं प्रूफ करने को नहीं बोलता बेटा शहरियार, वो हम अपनी तरफ से खुद कर रहे हैं जी। 63,000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 130, 819 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टोटल फिक्स कॉस्ट ये दोनों मिला के 5670। मेरे बच्चों बताओ हमने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। अब सुनो 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 और सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, ये बंदा आपसे कह रहा है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला, हम गए अपनी मैनेजमेंट के पास, मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैंने कंपनी की लेबर फोर्स को बोला कि मर जाना लेकिन 63,000 से कम यूनिट नहीं बेचना, मर जाना लेकिन 63,000 से कम यूनिट नहीं बेचना, इससे कम बेचोगे कंपनी लॉस में होगी। तो मेरे सेल्स मैनेजर ने कहा सर आप टेंशन नहीं लें, हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह अगले साल हम 88,500 यूनिट आपको बेच के देंगे। मैंने कहा ये कैसे कह सकते हो तुम, ये कैसे कह सकते हो? उसने कहा हमारा अंदाजा है, मानो हमारी बात चाचा, आपको हम बेच के देंगे। ठीक है जी, आप 63 को रो रहे हो, हम आपको 88 बेच के देंगे। मैंने कहा इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि आप अगले साल मुझे 88,500 यूनिट बेच के दोगे? 63,000 यूनिट तो ऐसे हैं जो गुनाह माफ कराने में निकल जाएंगे, तो बाकी कितना बचता है? कितना? 25,500 यूनिट। ये वो सेल्स है जो ब्रेक इवन से आगे हो रही है, ये वो सेल्स है जो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे हो रही है। क्या इसमें हम कुछ कमाएंगे? हाँ सर कमाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट तक तो हमने अपने गुनाह माफ करा, जो सीएम कमाया फिक्स कॉस्ट में दे दिया, जो सीएम कमाया फिक्स कॉस्ट में दे दिया। अब जो सीएम कमाऊंगा वो घर लेके जाऊंगा। अब बताया मैं एक यूनिट पे कितना सीएम कमाता हूं? 90। अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जब मैंने एक यूनिट बेचा तो मैंने कितने कमाए? 90 रुपए। 63,001 यूनिट बेचा, कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 90। दूसरा यूनिट बेचा 180, तो बताओ मैं ब्रेक इवन के आगे कितने यूनिट बेच रहा हूं? ये कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या कहलाता है? क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है? वो सेल्स जो ब्रेक इवन के आगे हो रही हैं, जो ब्रेक इवन पॉइंट के आगे हो रही है, ये क्या कहलाएंगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहलाएंगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स हैं जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए हमने किए। कितने यूनिट आपने बेचे? बताओ 25,500 यूनिट जो आपने बेचे, इसमें आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 25,500 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 पॉइंट इतना हमने प्रॉफिट कमाया। ऐसा क्या हम इसको चेक कर सकते हैं कि वाकई हमने इतना प्रॉफिट कमाया है या नहीं? हाँ सर हम P&L बना के चेक कर सकते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बना के चेक कर सकते हैं। अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे किस काम आएगा? वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम आएगा। किस काम आएगा? जो पहले 90 रुपए आप कमाए थे, आपने किसके लिए यूज किए? फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आप जो सीएम कमाओगे वो आप अपने घर लेके जाओगे। ब्रेक इवन पॉइंट तक आप जो सीएम कमाओगे फिक्स कॉस्ट को कवर करोगे, और उसके आगे जो सीएम कमाओगे वो अपने घर लेके जाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। ऐसा है? ऐसा है। अब बताओ सर कंपनी का एम क्या होना चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम हो उतना अच्छा है? नहीं सर, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। ऐसा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उसके दो फायदे। क्या फायदा? एक तो आप प्रॉफिट में होंगे, और दूसरा लॉस से जितना दूर हो उतना अच्छा है। लॉस से जितना दूर हो, बताओ ब्रेक इवन के आगे जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। ऐसा? अब बताओ अगर हमने 88,500 यूनिट्स बेचे तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। 90,000 यूनिट होते तो और प्रॉफिट होता, 1,00,000 यूनिट होते तो। ऐसा? कॉपी कर लो सर इसको। MOF नहीं है बेटा, MOS है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अब प्रॉफिट आ जाएगा ना, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट। देखो उर्दू जुबान में दोबारा सुन लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, प्रॉफिट नहीं है। मार्जिन ऑफ यूनिट वो सेल्स है जो ब्रेक इवन के आगे हो रही है। ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट्स तुम्हें बेचने? 63। इसके आगे जो यूनिट बेचोगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बता, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2.29 मिलियन है, 25,500 है, 25,500, 2.29 मिलियन हमारा प्रॉफिट है। अच्छा बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो हमारा प्रॉफिट है। ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो सीएम कमाते हैं वो प्रॉफिट है? नहीं सर, वो किस काम आएगा? ब्रेक इवन के आगे यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम कमाओगे वो अपने घर लेके जाएंगे। ऐसा कॉपी कर लो भाई। पीएल का एक्सट्रैक्ट शो नहीं करना, जब आपको एग्जामिनर कहेगा तब। नमाज ब्रेक दे दें। नमाज कितने बजे होती है? नहीं मतलब कहां तक जा सकती है? अभी असर है ना, अभी 6:20 तक जा सकती है। बिल्कुल खुबैब सही कह रहे हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में दोबारा बता देता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो ब्रेक इवन के आगे आपने की है। बिल्कुल सही कह रहे हो अब्दुल अहद, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चलो जी, बढ़ जाए बेटा आगे। जी मेरे बच्चों, सर 88,500 वाले यूनिट्स हमें एज्यूम किए नहीं, सवाल में दिया हुआ है मेरे बच्चे। ताबिश सवाल में दिया हुआ, ये रहा दिया हुआ 88,500। चलो जी बड़े आगे। चलो भैया, मैं क्लास के एक एक बच्चे से पूछना शुरू करें हम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मैं ओल्ड कॉस्टिंग का स्टूडेंट है, मुझे ये क्यों, चलो कर लेना, ये क्यों कर लेना, छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं। भाई इस पे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप इस सवाल को खुद पढ़ें, खुद समझें, खुद इसको सॉल्व करें। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, खामोश बैठा रहूंगा, खुद आपने सॉल्व करके मुझे देना है। सर करना क्या है इसका? ब्रेक इवन निकालना है। शाबाश, मैं क्लास में बाद में बात करता हूं। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ बोलो। 10 तो नहीं नहीं। अच्छा जी सर, कॉस्टिंग की स्टडी टेक्स्ट ऑर्डर कर दें तो न्यू बुक आ जाएगी? भाई कोई अभी इस दफा आईकैप जो है वो फिजिकल फॉर्म में किताबें नहीं देगा, ये दिमाग में रखना। आईकैप कोई फिजिकल फॉर्म में किताब नहीं देगा। आईकैप की वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी में पड़ी होंगी, वहीं से आपने डाउनलोड करनी है। अल्लाह के वास्ते कॉस्टिंग की स्टडी टेक्स्ट लाजमी डाउनलोड करना। मैं तो तुम्हें भी दे दूंगा, लेकिन लाजमी अपने पास रखना। क्यों? कॉस्टिंग की स्टडी टेक्स्ट आपके पास एक वाहिद आईना है जो तुम अपने टीचर को दिखाओगे बार बार कि आपने ये नहीं करवाया इसमें से, ये नहीं करवाया इसमें से, ये नहीं करवाया इसमें से। अगर आपके पास वो बेंचमार्क नहीं होगा, टीचर आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा। आपने वो अपने पास रखना है और मुझे आपने बार बार दिखाना है कि सर आपने ये मिस कर दिया। ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं, लेकिन अपने पास फिर भी रखना ताकि कंप्लीशन आपके एंड से भी इंश्योर हो। पुराने स्कीम वाली पड़ी है ना, छोड़ दो। रुपीज भी हो सकता है, जैन बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी ब्रेक इवन।
भाई 4-5 लोगों ने 34,000 का ब्रेक इवन निकाला है, किसी ने 23,000 का निकाला है। जी थोड़ा ऊपर कर दे। सही है बेटा, और ऊपर कर दूं यार? इसको कल से हम 2 सेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है जी। और फिर इसको एक काम ये करते हैं कि 2 सेक्शन में पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन भी तकरीबन 481 बच्चा बैठा हुआ। हाँ जी हो गया। कितना आ रहा है? 10.5 आ रहा है सीएम पक्का? फिजिकल में इस वक्त कोई 250 बच्चा बैठा हुआ है क्लास में। चलो जी आओ, उसको मैं करवा रहा हूं। यहां देख लो, इधर देख लो इंशाल्लाह सीब। चलो जी मेरे बच्चों मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस 45 पक्का, लेकिन इसमें से आपने देना है डिस्काउंट। अच्छा एक मिनट, डिस्काउंट और बेड रेट्स में क्या फर्क होता है? एक बच्चा आया, उसने कहा सर मैं पूरे पैसे नहीं दे सकता, हमने कहा 18,500 की जगह आप 17,000 दे देना, कितना डिस्काउंट? 1,500। उसने 7,000 दिए, 10,000 दिए ही नहीं, भाग गया। डिस्काउंट वो है जो बंदा खुद छोड़ देता है, सेलर छोड़ देता है, और बेड रेट्स वो है जो बायर खुद पकड़ लेता है, ठीक है जी। यानी अकाउंटिंग में तो इन दोनों की ट्रीटमेंट शायद अलग हो, लेकिन कॉस्टिंग में इन दोनों की सेम ट्रीटमेंट है। ये वो पार्ट है सेल्स का जो रिकवर नहीं होगा। डिस्काउंट हुआ जो हमने छोड़ दिया, और बेटर शो जो कस्टमर ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली ये वो पार्ट है जो हमें रिकवर नहीं हुआ, चाहे बेटर शो चाहे डिस्काउंट हो। याद रखना एग्जाम में इसको खेलेगा, बेटर शो डिस्काउंट तो एक ही बात है। आपके कॉस्टिंग के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो आपको बाद औकात कहेगा कि 4% बेड रेट से एक्सपेक्टेड है, 2% का डिस्काउंट देना है, तो आपने कहना है 6% हमारे पास दिया है, ठीक है जी। अब बताओ सर 4 पॉइंट, अब बताओ मेरी नेट सेलिंग प्राइस क्या बची? 41 पॉइंट, अच्छा 40.5। अब बताओ बेटा इसमें से वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 12, और डायरेक्ट लेबर 10, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10% ऑफ, सॉरी कहां लिखा हुआ है, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है? 80% कितना होगा इसका? 8। क्या बचा? CMS 10 पॉइंट। अब बताओ मेरे बच्चों मेरी फिक्स कॉस्ट 359,640 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बेचूं ब्रेक इवन आ जाए? 34 पक्का? ऐश्वर्य यही है। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, एक से आगे जाऊं मैं? अच्छा नमाज पढ़ लेते ना, हम नमाज पढ़ लेते ना आगे जाके। मैं कोई अरविंदा डिसल्वा नाम थोड़ी है मेरा यार। जी रुक जाओ, पढ़ते नमाज, रुको। अच्छा जी, ये मेरे बच्चों कितने लोगों ने खुद से सही से सॉल्व कर लिया था? झूठ नहीं बोलेगा कोई। कितने लोगों से नहीं हुआ था सॉल्व? नहीं हुआ था। अच्छा जो जो नहीं हुआ था उसका रीजन क्या था? कहां गलती की? डिस्काउंट, वो सेलिंग प्राइस से माइनस नहीं किया, और डिस्काउंट नहीं लिया था, बस। अब आइंदा के बाद डिस्काउंट है, बेड रेट्स है, वो सबसे पहले क्या करोगे? सेल्स प्राइस में से हटा दोगे। वो एक कोने में भी हाथ खड़ा किया था बच्चे ने। जी हो गया क्लियर मेरे बच्चे? पीछे जो बच्चा बैठा हुआ था, हो गया? चलो जी, चलो जी आए जरा एक और सवाल। किसको? सेल्स निकालने के लिए आप ग्रॉस से मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट अलग से ले लेना है, डायरेक्ट से नेट से मल्टीप्लाई करना है, कोई टेंशन नहीं।
चलो 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 जी, 1 मिनट क्वेश्चन शो कर दें। देखो मुझे एक बात बताओ, सेल्स सुनो, एक बच्चे ने कहा बैड डेट तो रिसीवेबल से नेट होता है, सेल से क्यों नेट कर रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट 45 रुपए का बेच रहा हूँ, एंट्री क्या पास करता हूँ? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब एक बंदा नहीं दे रहा पैसे, तो इफेक्टिवली आपको रिकवर ही नहीं हुए ना, इफेक्टिवली 45 रुपए आपको रिकवर नहीं हुए। जब आपको पता है कि मेरे कस्टमर है ही ऐसे कि मैं उनको अगर फी बताऊंगा 15,000 तो उन्होंने देने ही 12,000 है, बाद में उन्होंने गोली हो जाना है, ठीक है जी। अच्छा खासे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, हमारे पहले बैच में, मैं तो कभी हिसाब हम करते ही नहीं है ना, जो बच्चा देता है कोशिश करते हैं हम उससे रिकवर करें, ये नहीं दे सकता उसके साथ थोड़ा हिसाब किताब कर रखते हैं, कर लेते हैं कुछ। पहले बैच में ये जनरोसिटी जो है बहुत ज्यादा थी, जिसने जो दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। एक बच्चा मिला, उसने कहा सर मैंने आपसे 5 सब्जेक्ट्स पढ़े, 1 रुपया आपको नहीं दिया। मेरा दिल किया कि जो मैं हाथ उससे मिला रहा हूं, चलो खैर, लेकिन मुझे उसकी ऑनेस्टी अच्छी लगी, उसने आगे बता दिया, ठीक है जी। फिर मैंने कहा अब ये बोलेगा अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं तो मैं पैसे आपको दे देता हूं, ठीक है ना। तो होटल पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो चाय के पैसे भी मैंने दिए। फर्दर लॉस है नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है बेटा वो शाजमान। हाँ जी, तीसरा ग्रुप भी फुल हो गया, चौथा बना देते बेटा। चलो 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 आगे, आखिरी सवाल, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ऑडिट बेटा कल से स्टार्ट करते हैं, कल या परसों से। बिल्कुल कर दूंगा मैं पीडीएफ सेंड। अलीना थैंक यू बेटा, मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा अनस। चलो जी, देखो 20% ऑफ लेबर ओवरहेड जो था वो 20% ऑफ लेबर था। कॉस्टिंग की ओल्ड बुक इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नहीं आपको देनी पड़ेगी। जो बच्चे परसों से बेटा उसकी क्लासेस रमशा, क्या ये हैंड आउट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा आपको। लॉ में 20 MCQ सही हुए हैं तो पास हो जाएगा, ये बल्ला को पता है कि बाकी का तुमने क्या किया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यहाँ देखो, इधर बोर्ड पर सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ो। देखो एक कंपनी है, उसके 2 साल, सेलिंग प्राइस 2016 में 1 यूनिट की 40 रुपए, 1 यूनिट बना कितने में? 24 रुपए में। बना कितने में? 24 रुपए में। बिका कितने में? 40 में। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। और इस कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 35,000। अगले साल एक रोला हो गया। रोला ये हुआ कि इन्होंने प्राइस बढ़ा दी। प्राइस बढ़ा देने से क्या होता है? सेल्स कम हो जाती है, ऐसा। अगर एक कॉलेज अपनी फी बढ़ा दे तो फेसबुक पे जो बेचारे, लेकिन यार देखो अगर वो क्वालिटी पढ़ा रहे हैं तो फिर उसके बारे में चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम मेरे बारे में। हाँ जी, यहाँ देख लो भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नई बुक हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगी, बिल्कुल होगी। यार हम लोग जो है ना वो लॉजिस्टिक्स पे इतना टाइम लगाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है जी, पतलून में कितनी जेबें होंगी। भाई पहले क्लास को फोकस कर दो, सारे जवाब दे देना हूं। अगर FAR1 अभी तक, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले हम एक सवाल कर ले, मेरा बच्चा भी सुकून से मैं सबके जवाब दे देता हूँ। चलो सर, 2016-17, अच्छा 16 में हमने, 17 में हमने प्राइस बढ़ा दी थोड़ी सी, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, महंगाई हो गई होगी, हमारी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई। एक्सपेक्टेड सेल्स 35 से 32,500 रुपए हो गए। मेरा सवाल है, अगर एग्जामिनर आपसे ये कहे कि दोनों सालों का ब्रेक इवन निकालो, निकाल के दे दोगे? दोनों सालों में ये बताओगे प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? 2017 में प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? निकाल के दो शाबाश।
खुद से निकालना सवाल मुश्किल है, दिमाग लगाना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कोविड के बाद इतना बड़ा क्राउड हमने नहीं देखा था, क्योंकि कोविड के बाद यही होता था कि यहाँ कोई 100-125 बच्चे मैक्सिमम आ गए। और एक पॉइंट ऐसा आया कि क्लास के अंदर 15 बच्चे बैठे होते थे, 100-125 ऑनलाइन होते थे, नहीं 100-125 के करीब ऑनलाइन होते थे, बाकी सारे रिकॉर्डेड पे चले गए। मैं आपको बताऊं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है ये यहाँ भी होगा, अभी आएगा, एक मौसम आएगा। इतना मैं आपको बता दूं, अगर फिजिकल आ सकते हो ना, तो जो चीज आप फिजिकल में बैठ के पढ़ सकते हो उसका ऑनलाइन है, बहुत अच्छी बात है फिजिकल। और दूसरी मैं आपको ये बताऊं, देखो एक जगह पे अपने अपने बारे में बात करना एथिकली सही भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इस करंट सब्जेक्ट में जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूं ना, इंसान के बच्चे बन के सिर्फ घर जाके वो काम जो मैं क्लास में करा रहा हूं ना, यही रिवाज कर लो, बहुत है। आपका पेपर निकल जाएगा, जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्लास को समझ आ रहा है, और घर जाके सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, मोर देन इनफ है। ठीक है जी। देखो ये एक टॉपिक और डिसीजन मेकिंग आपको 30 नंबर दे रहा है, मैं ये दोनों टॉपिक शुरू में कराऊंगा। ठीक है जी, बढ़े हम आगे दोस्त। क्या आ रहा है भाई, पहले साल का ब्रेक इवन कैसे, सेलिंग प्राइस कितनी है 40, 2016 में। 17 में कितनी है, 17 में हमने 10% बढ़ा दी। अच्छा 10% कैसे बढ़ता है, 40 इंटू 1.1, 0.1 क्यों, 10% है 0.1, तो आपने 10% बढ़ा दी, कितनी हो गई 44। वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपए, 5% बढ़ा दो, कितना कितना 20, आयुष्योर यही है। फिर सीएम 16 और 18.8 पक्का। अच्छा जी, फिर सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 16, और इधर 5,22,000। अब बता सर मेरे पास ब्रेक इवन 25,000, फिर यही है। अच्छा जी, अब सुनो 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 सुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ प्यारे भाई, तुमने 2016 में सोचा था मैं 35,000 यूनिट बेचूंगा। अगर तुम 35,000 यूनिट बेचते हो तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बचता है, और 2017 में आप कह रहे हो कि मैं 32,500 यूनिट बेचूंगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितना बचता है 5,000, 4,700 पक्का मेरे बच्चों। अब बताओ ये क्या हमारा मार्जिन ऑफ, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में को प्रॉफिट है। हाँ सर, एक यूनिट पे सीएम कितना है 16, इधर एक यूनिट पे सीएम कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम वो हमारा प्रॉफिट पक्का। कितना जी, इधर 88,000। हाँ भाई, तो क्या 2017 में हमारा प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ सर। तो इसका मतलब है ये जिस लांती का आइडिया था कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो तो नहीं सर बच्चे भाग जाएंगे, ऐसा ऐसा। हाँ जी, चले जी। कितने लोगों ने इसको 100% सही किया और कितने लोगों ने इसको सही नहीं किया, एक बच्चे ने, क्यों, क्या गलती की? नहीं, एक जिसने गलत किया गलती करने, ऐसा तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप क्लास में गलती करोगे, टीचर से छुपाओ, ऐसी मिसाल ऐसी है आप डॉक्टर के पास जाके बैठे हो, वो कहते क्या दर्द हो रहा है, आप ऐसा खुद चेक कर तो ये नहीं करना। चलिए हमारी मैंडेटरी सर्वी है सर,
अच्छा नहीं, एक अहम ऐलान, एक अहम ऐलान, एक अहम बात, एक अहम बात, एक अहम बात, देखो सुनो, एक अहम बात बेटा सुन लो। मैं एक बहुत ऐसा टीचर हूं जो मतलब बड़ा मोटिवेटेड टीचर हूं। मैं कभी भी बच्चों को क्या नंबर देख के कभी भी नहीं पढ़ाता। मेरे पास 2 बच्चे होंगे, मैं तभी भी मेहनत से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरे, लेकिन सीधी सी बात है, एक ऐसा मैसिव क्राउड आता है, टीचर फिर अपनी स्किन से बाहर आगे बढ़ाता है। तो मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह आई मेक दिस बैच अ मेमोरेबल बैच, ठीक है जी। और इंशाल्लाह साथ देना तुम लोगों ने, मैं आपको इस चीज की एश्योरेंस दे रहा हूं कि यू विल नॉट फाइंड मी अ स्टेप बैक इन डिलीवरिंग टू यू। इंशाल्लाह मैं पूरी जान मार के आपको पढ़ाऊंगा, और आपने उसी जान मार के साथ में भी चलना भी है, ठीक है जी, लेके चलना चीजों, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा, बिल्कुल डिडक्ट होगा बेटा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा, ये आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। साहिल मुझसे बेटा व्हाट्सएप पे बात कर लो, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती बेटा। जज़ाकल्लाह।